हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाही क्लासेस। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया था कि जब आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी होती है कि आप तैयारी एक बेहतर ढंग से कर पाएँ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेसिफिकली टारगेटेड है एसएससी एग्ज़ाम्स की तरफ। तो हम आज पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि एसएससी जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, भले वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो या कोई दूसरा, जैसे फेज़ एसएससी के फेज़ एग्ज़ाम्स होते हैं, वो उन सब के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और आप उनको कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। मेरा नाम है शुभम राजपुरोहित। मैंने एसएससी सीजीएल 3 बार क्लियर किया है, 2019, 2020 और 2022 वाला, और मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर और डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट उनके थ्रू ली थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है उनमें, ठीक है, आपका पेपर पैटर्न सबका अलग अलग है। पेपर पैटर्न हर एग्ज़ाम का अलग अलग है, लेकिन मेजरली आप उनमें देखोगे तो सब्जेक्ट्स जो है वो 4 है: मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस और इंग्लिश। तो आपके जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में से आते हैं। किसी में हो सकता है मैथ्स का वेटेज ज़्यादा हो, किसी में इंग्लिश का ज़्यादा हो, किसी में जीके जीएस का ज़्यादा हो, या इनका वो वेटेज वेरी करे। लेकिन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है या जो सिलेबस है वो इन एसएससी के सारे एग्जाम्स में सेम रहता है। तो हम इस स्ट्रेटजी वीडियो में ये नहीं देखेंगे कि किस एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा है या किस में क्या पूछा जाता है। हम इन जनरल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। जो पेपर पैटर्न है वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन हम सब्जेक्ट वाइज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको तब जाना चाहिए जब आप इन 4 में से, मान लीजिए कोई एग्जाम है जिनमें आप 3 सब्जेक्ट में आप मास्टरी कर लें पूरी, और एक सब्जेक्ट आपका वीक है, तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन एसएससी एग्जाम्स में ये सिचुएशन नहीं है। एसएससी में जो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ये है कि आपको चारों सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। आपको चारों सब्जेक्ट में आप रिस्क नहीं ले सकते कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे तो मैं छोड़ दूंगा, या मैंने ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लिए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें पहला है मैथमेटिक्स। तो अब मैथमेटिक्स की हम बात करें तो मैथमेटिक्स का आप पहले सिलेबस देखिए। इसमें सिलेबस में और भी बहुत से टॉपिक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिखे हैं: अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है। इस टाइप से आप पूरा सिलेबस कहीं से डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको पॉइंट वाइज सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनसे क्वेश्चन आता है। जो सेकंड हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डिस्कस करने के लिए वो है डेप्थ। अब डेप्थ में हमको ये जानना है कि आपको ये सब्जेक्ट है या इसके जो टॉपिक्स है उनको कितना डेप्थ तक पढ़ना है। क्या आपको उनकी पूरी मास्टरी करनी है, या आप किन्हीं सब्जेक्ट्स का या किन्हीं टॉपिक्स का सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे तो उससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन है और लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है। जो किसी, मान लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस लेवल के आ रहे हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि उन टॉपिक्स में आपका लेवल क्या है। हो सकता है आपने अपने स्कूल टाइम में मैथ्स काफ़ी अच्छे से पढ़ी हो, तो आपके किन्हीं सब्जेक्ट का, मान लीजिए अलजेब्रा के, आपको ईजी लगता है। अब एग्जाम में भी क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं और वो आपको ईजी लग रहे हैं क्योंकि आपने उसे अच्छे से पढ़ रखा है। और हो सकता है जो प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, वो आपने अच्छे से नहीं पढ़े और वो आपको टफ लगे। तो इसमें आपको दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा, एक तो क्वेश्चंस का क्या लेवल आ रहा है और दूसरा उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपका क्या लेवल है। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो है हाउ मच टू स्टडी, कि आप मैथ्स को कितना पढ़े। ये नहीं कि आप ट्रिग्नोमेट्री लेके बैठे हैं तो उसमें पूरी सुबह से शाम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े जा रहे हैं और उसकी जितनी भी बुक्स है वो आप पढ़ रहे हैं। आपको ये देखना है कि उसमें आपको कितना पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन कोसाइन रूल्स के क्वेश्चंस है वो किस लेवल तक आ रहे हैं, या ट्रिग्नोमेट्री में जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस है उनका क्या लेवल है। क्या वो बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं, क्या वो ईजी आ रहे हैं, क्या वो मॉडरेट लेवल आ रहे हैं। और आपको काइंड ऑफ उसी लेवल तक के क्वेश्चन या उससे +1 +2 लेवल तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको उसके ऊपर मास्टरी नहीं करनी है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड देखना है कि आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी है। तीसरी जो चीज़ है वो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्पीड।
स्पीड में आपकी दो चीज़ें हैं, एक है आपके शॉर्ट ट्रिक्स कि किन्हीं क्वेश्चंस को आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे कि इसमें ये शॉर्ट ट्रिक लगा दो, ये हो जाए, ये हो जाए। तो वो और दूसरी चीज़ आपको देखनी है वो है बहुत से तरीके, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन के तरीके हैं, तो उसमें एक एक क्रॉस वाला तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है कि आप एक वैल्यू इधर लिख दो, एक वैल्यू, इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो इधर और इधर क्रॉस में आ जाएगा। दूसरा होता है कि आप सीधा उसको फ्रैक्शनल उसमें लिखें और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको उन बहुत से वेज में से एक वे सेलेक्ट करना होता है जो आपको करना है। तरीके क्वेश्चन को करने के सारे सही है, अब एक तरीका होगा जो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से आएगा और आप उसको ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट करके और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो चौथा है वो है हाउ टू अवॉइड यूजलेस कंटेंट ऑन शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स पे बहुत से आप देखेंगे कि पर्टिकुलर आएगा कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर के बाद 2x है या 3x है तो इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लग जाएगी। ये सब चीज़ें यूजलेस है। उसमें आपको बेसिक, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स का, आपको बेसिक तरीके से उसको करना आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स बाद की बात है, क्योंकि वो जो ट्रिक्स है वो आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगी, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो जरूरी नहीं है कि आपने याद किया था कि एक्स स्क्वायर के बाद 2x आएगा तो ये ट्रिक लगेगी, और एग्जाम में एक्स स्क्वायर के बाद 3x आ गया तो आपको पता नहीं चल रहा है कि वो लगेगी या नहीं लगेगी, और आप वहाँ टाइम वेस्ट करोगे और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको ये जो यूजलेस शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जो शॉर्ट वीडियोस आते हैं, आप बैठ के स्क्रॉल करते रहते हो कि शॉर्ट ट्रिक्स का ये वीडियो है या ये क्वेश्चन इस टाइप से हो जाता है, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी। आपको हर क्वेश्चन को बेसिक से करना आना चाहिए, और उसके बाद आप उसके तरीके देखेंगे या कोई एक ऐसी ट्रिक होगी जिससे 99% क्वेश्चन या ऑल ऑफ द क्वेश्चन उससे सॉल्व हो, वही चीज़ आपको अडॉप्ट करनी है। आपको ये नहीं है करना है कि इस क्वेश्चन में इस टाइप के, इस टॉपिक में इस टाइप का आ गया तो वो इस ट्रिक से होगा, और इस टाइप का आया तो इसके लिए नई ट्रिक है, और इस टाइप का आया तो इसके लिए नई, और फिर इसमें 10 टाइप आपने बना दिया और उसके लिए हर एक के लिए आप 10 ट्रिक्स याद करने बैठे। तो ये कोई सेंसफुल बात नहीं है। फिर स्पीड बढ़ाने का एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड। अब कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, वो ये है कि एक तो आपको एटलीस्ट 20 तक आपको रूट्स याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, और उनके आपको वापस रूट्स याद होने चाहिए। 30 तक याद हो वो बेटर है, बट एटलीस्ट आपको 20 तक करना है। दूसरा है आपको क्यूब, इसी तरह से आपको 20 तक आपको क्यूब भी याद होने चाहिए। तीसरा है फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले जो है वो अपने टिप्स पे होने चाहिए कि ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको याद होना चाहिए। आपको वहाँ जाके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ प्लस 2ab था या माइनस 2ab था। तो जो बेसिक फॉर्मूला है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत से फॉर्मूले हैं जो डिराइव हो सकता है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। चौथा है मल्टीप्लीकेशन, मैं इसको आप मल्टीप्लीकेशन बोल लीजिए या टेबल्स बोल लीजिए, जो हम स्कूल टाइम में याद करते थे। तो आपको 20-25 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए, या जो बेसिक नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है कि 17 इंटू 13 क्या है, जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होता है, वो सारे मल्टीप्लिकेशन आपको याद होंगे तो आपके लिए बेटर होगा कि आपका वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जो एक और चीज़ है वो है प्राइम नंबर्स। आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है जो प्राइम नंबर से आता है, जिनमें प्राइम नंबर से रिलेटेड जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है उनमें प्राइम नंबर से रिलेटेड वो डेटा देते हैं और आपसे आंसर पूछते हैं। तो आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। आपको इवन ये भी पता होना चाहिए कि जो 1 to 100 है उसमें कितने प्राइम नंबर है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाएगी। और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का मेन तरीका ये है कि आप रोज़ उठें, रोज़ सुबह रैंडमली एक पेपर में कुछ भी वैल्यूज़ लिख लीजिए 73 इंटू 23, 73 इंटू 42, XYZ 72 डिवाइडेड बाय 19, और इसको फटाफट सॉल्व करने का ट्राई करें। ये एक्सरसाइज आप रोज़ 15 से 20 मिनट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड में आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। फिर अगली जो चीज़ डिस्कस हम करेंगे वो है हाउ टू वॉच वीडियोस और लेक्चर्स। कि आप जो यूट्यूब पे किसी भी कोचिंग के या किसी भी टीचर के आप वीडियोस देखते हैं तो आपको कैसे देखने चाहिए कि आपको उससे मैक्सिमम आउटपुट मिले। सबसे पहला तो जो वीडियोस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, बेसिक होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, एडवांस होता है। बेसिक में अब जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो बेसिक वीडियो में कोई आपको बताएगा कि एक ट्रायंगल होता है और यहाँ 90 डिग्री होता है और जो साइन है उसमें ये
जो एंगल है उसके ऑपोजिट वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको बेस बोलते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जो साइन थीटा है वो इनका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। तो ये आपका बेसिक हो गया। इंटरमीडिएट लेवल ये है कि आपको ये मालूम है कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। ये चीज़ें आपको मालूम है, तो आपको बस ये देखना है कि जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व किया जाए। और एडवांस ये है कि आप मोस्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उनमें आपको पता नहीं चल रहा है, या उनमें आप सोच नहीं पा रहे कि ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व किए जाएंगे। तो इनके आपको पर्टिकुलर कोई लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप बेसिक लेवल पर नहीं हो तो ये वाले वीडियोज़ देखना स्किप कर दो। और अगर ये कोई वीडियो है जिसमें बेसिक टू इंटरमीडिएट एडवांस पूरा एक ही वीडियो में है, तो आप जो स्टार्टिंग का पोर्शन है उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, ताकि आपका टाइम बच जाए। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन कर वीडियो देखते हो, वीडियो में आपको कोई भी टीचर है वो अगर कुछ क्वेश्चन करवा रहा है, तो जब क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता है तो उस समय आप वीडियो को पॉज करो, 30 सेकेंड आप उसको टाइम दो कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको कैसे अप्रोच करूंगा, क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। इवन बेटर ये होगा कि आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर वो आपसे सॉल्व हो जाता है, भले उसमें आपको 2 मिनट 3 मिनट लगे, तो बहुत सही बात है कि आप उसको सॉल्व तो कर पा रहे हो एटलीस्ट। ठीक है, आप उसके बाद वीडियो देखो, वीडियो में टीचर कुछ दूसरी ट्रिक बताएगा तो आपको मालूम चलेगा कि मैं इस मेथड से सॉल्व कर रहा था जिसमें मेरे को 15 स्टेप्स लग रहे थे, और टीचर ने जो बताया उसमें 5 स्टेप्स में वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आप उसको मॉडिफाई कर पाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए कभी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप एटलीस्ट उसको बेसिक तरीके से पूरा सॉल्व करने लायक तो हो, आपको इतना तो मालूम है कि ये क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है। तो हर क्वेश्चन है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, आप बेसिक लेवल पे हो, तो ठीक है, आप पहले उसको पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। लेकिन एक बार आपने थोड़ा समझ लिया, उसके बाद आप वीडियो में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको पॉज करिए वीडियो को, और उससे को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। सिर्फ उसको एज ए मूवी मत देखते रहिए कि हाँ वीडियो चल रहा है और आप उसमें से देख रहे हैं। आप उस क्वेश्चन को लिखिए नोटबुक पे, आप अपना सॉल्यूशन लिखिए, और उसके बाद आप वो लिखिए जो आपको टीचर ने बताया है। तो इस चीज़ से एक तो आपके कॉन्सेप्ट उसी समय स्ट्रांग हो जाएंगे, और दूसरा आपको मेथड्स का जो रिटेंशन है, जो याद करने का प्रोसेस है, वो बहुत इजी हो जाएगा। आप इवन पहली बार में उसको आप रिटेन कर लेंगे। फिर जो इसमें फाइनल चीज आती है मैथमेटिक्स में, वो है आपकी प्रैक्टिस। मेन खेल इसमें मैथ्स में आप देखोगे तो प्रैक्टिस का ही है। आप जितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही आप कैलकुलेशन करोगे, और उतनी ही आपको मल्टीप्लिकेशन रूट्स वगैरह मालूम चलेंगे, और उन्हीं को आप वो आपके दिमाग में बैठते रहेंगे। तो प्रैक्टिस करने के 3 मेन वो सोर्सेज है। वो है मॉक्स। मॉक्स में एक है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इस पे जो स्टूडेंट्स है उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको काइंड ऑफ जो रियल एग्जाम है उसकी फील देगा। रियल एग्जाम में जो कंपटीशन है, आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है, तो वो जो रियल एग्जाम वाली फीलिंग है वो आपको टेक्स्ट बुक देता है। और इनके मॉक्स यूजुअली जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसके इक्विवेलेंट रहता है, ना बहुत ज़्यादा टफ रहता है। कुछ मॉक्स हो सकता है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, या कुछ मॉक्स बहुत ज़्यादा इजी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉक एग्जाम लेवल के इक्विवेलेंट है। दूसरा, आपको जहाँ भी फ्री मॉक्स मिले, बहुत सी वेबसाइट्स है जो एक एक दो दो फ्री मॉक्स देती है, या बहुत से प्लेटफॉर्म है जो वीकली फ्री मॉक्स करवाता है, तो आप वो मॉक्स दीजिए। और तीसरा, आपको कहीं से भी अगर ऑनलाइन मॉक्स मिल रहे हैं, या कोई आपको और टेस्ट सीरीज लेनी है, जैसे ऑलिव बोर्ड की हो गई या प्रैक्टिस मॉक की, बहुत से ये प्लेटफॉर्म्स है जिन पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, तो आप कोई भी अपने पसंद से ले सकते हैं। पर पहले ये 2 चीज़ें आप पूरी करिए। जब आपके टेक्स्ट बुक के सारे मॉक्स एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बाद आप ऑलिव बोर्ड की तरफ या दूसरी टेस्ट सीरीज की तरफ जा सकते हैं, पर पहले इनको कंप्लीट करिए। और फिर प्रैक्टिस में एक और जो मेन आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है कि प्रैक्टिस कैसे करें। मॉक्स वगैरह एक अपनी जगह है, लेकिन आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, आपने अलजेब्रा पढ़ लिया, तो इंस्टेड कि आप एक पीडीएफ लेके बैठे हो जिसमें 30 क्वेश्चन है और आप उनको सॉल्व कर रहे हो, उसके बजाय आप जो सेक्शनल टेस्ट्स होते हैं उसी टॉपिक के, उनको अटेम्प्ट करो। ये आपका स्टार्टिंग से स्पीड बढ़ाएंगे।
और अगर आप ऑफलाइन करोगे, पीडीएफ लेके उसको सॉल्व करने लगोगे, तो वो आपके स्पीड पे कोई ध्यान नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है आप करेक्ट ज़्यादा कर लो इसमें पहली बार में, लेकिन आपकी स्पीड, और अगर स्टार्टिंग में आप स्पीड में लैग करने लग गए तो वो स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए फिर आपको एक एडिशनल एफर्ट पुट करना पड़ेगा एक बार पूरा सिलेबस करने के बाद। और अगर आप यहाँ साथ साथ में सेक्शनल मॉक्स देते जाते हो तो आपका उस टॉपिक में आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, और आपको जो बाद में जो एडिशनल एफर्ट है वो उतना नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैथ्स की इन जनरल स्ट्रेटेजी हो गई आपको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद टीचर्स है, तो बहुत से टीचर्स है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, वो आपको अपने लिए खुद डिसाइड करना है कि कौन से टीचर से आपको पढ़ना है। लेकिन मैं ये बोलूँगा, अगर आपका बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल स्ट्रांग है कि आपको बेसिक्स आता है, तो अभिनय शर्मा सर है, उनके यूट्यूब पे बहुत पुराने वीडियो है जो उन्होंने 2017-18 में रिकॉर्ड किए थे। रिसेंट वीडियोस में बहुत लंबे हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो ये 2017-18 वाले वीडियो है ये शॉर्ट एंड क्रिस्प है। इसमें सिर्फ काम से काम की बात की गई है, काम से काम का पढ़ाया गया है, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, आपको उनसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो वेल एंड गुड। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में जो पहली चीज़ हमको देखनी है वो है टाइप, जैसे किस टाइप के आते हैं। एसएससी में आपके यूजुअली एक इमेज वाले आ जाता है क्वेश्चंस, नंबर सीरीज आ जाती है, रिलेशनशिप वाले आ जाता है, आपके अरेंजमेंट आ जाता है, सर्किल में आपको अरेंज करना है, लाइन में अरेंज करना है, और इसके अलावा और भी बहुत से मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक टाइप को पकड़ना है और उसके बाद उसको मास्टर करना है। जैसे इमेज वाले हो गए जिसमें रोटेशन वाले आते हैं कि एक में ऐसा है, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, तो आप इनको इस टाइप के क्वेश्चंस कर लीजिए तो आपका इमेज वाला पोर्शन हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं या ऑनलाइन किसी वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको कौन से वीडियोस आपको देखने चाहिए और कौन से वीडियोस आपको बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। तो आपको एक हमेशा कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए रिलेशनशिप वाला है, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस है, तो आप उस टॉपिक का एक बेसिक ओवरव्यू वाला वीडियो देखिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होता है। आप ये वीडियो मत देखिए जिसमें टीचर आ रहा है, वो एक क्वेश्चन को ले रहा है उसको सॉल्व करवा रहा है, फिर एक क्वेश्चन को ले रहा है उसको सॉल्व करवा रहा है, कोई पजल का क्वेश्चन है तो वो एक क्वेश्चन को लेता है उसको सॉल्व करवाता है। ये वीडियो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे और इसका कोई आउटपुट नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई पजल का क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें इतने लोग बैठे हैं और इस डायरेक्शन में बैठे हैं, इस डायरेक्शन में फेस और ये इसके लेफ्ट में। जो टीचर आपको पढ़ाने आया है ना, उसको पहले से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मालूम है, तो उसको उसी वे में अप्रोच करेगा जो उसका सॉल्यूशन है। आप पजल में क्या होता है कि पजल में आपके स्टेटमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट या मतलब पैराग्राफ फॉर्म में भी होता है, तो उसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं कि ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दिस एंड बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ दिस। तो आपने स्टार्ट किया, अगर आपको नहीं मालूम कि ए कहाँ बैठा है, तो आप तो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन में है कि ए यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। लेकिन जो टीचर है उसको मालूम है कि हाँ ए इसी जगह बैठा है, क्योंकि उसको सॉल्यूशन पहले से पता है। तो वो जो आपको बताएगा वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। इनमें जब तक आप ट्रायल एंड एरर खुद नहीं करोगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और अगर सॉल्व होंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो आप हमेशा जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है तो उनमें एक टॉपिक का ओवरव्यू आप लीजिए और उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस है वो खुद सॉल्व करिए। वो आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन देखिए, लेकिन आप वो वीडियो देखने मत बैठिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा और ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो इसलिए आपको रीजनिंग में मैं ब्रॉडली बताऊं तो आपको 15 से 20 वीडियो से ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए पूरे रीजनिंग के लिए। अभी मैं इसमें जैसे नंबर सीरीज है उसके लिए आगे मैं बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं स्पीड। रीजनिंग में आपकी मैटर करती है स्पीड। तो स्पीड में आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप जैसे क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको पहले से अपना बेस बना के रखना है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा कि 5 लोग एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं और
टुवर्ड्स द सेंटर फेस। तो आप फटाफट एक सर्कल बना लीजिए जिसमें 5 इस टाइप से लाइन बना लीजिए, जो 5 लोग बैठे हैं इनको फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ये आपको एक बेस मिल गया कि आपका जो क्वेश्चन है वो इसी के अराउंड सॉल्व होगा। आप पहले उसको पूरा पढ़ेंगे, जो जितना इंफॉर्मेशन आपको शॉर्ट मिल रहा है आप उसको लिखते जाइए। आपको पहला स्टेटमेंट मिला है कि ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और इसके बाद आप देखोगे तो अगर कोई बी से रिलेटेड है, कोई सी से रिलेटेड, तो आपको ये मालूम चल गया कि हाँ मेरे को ए और बी की लोकेशन मिल गई, तो मैं बाकी स्टेटमेंट डिकोड कर लूंगा। तो आप यहाँ पे ए और यहाँ पे बी कि ए बी के सेकंड टू द लेफ्ट है, तो इन चीज़ों को जो आपके कंफर्म है उनको यहाँ लिखिए। जैसे जो अगर कोई लाइन वाला अरेंजमेंट टाइप का आ गया तो उसमें एक लाइन बनाइए, आप 5 जने हैं, 6 जने हैं, 7 जने हैं, जितने उतने आप डैशेज बना लीजिए। तो वो आपको एक बेस प्रोवाइड कर देंगे कि जो आपका सॉल्यूशन आना चाहिए वो इसी के अंदर आना चाहिए। आप ये बनाएंगे कि आपको बताया है कि 7 जने एक लाइन में खड़े हैं, और फिर आप अगर स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ए बी के थर्ड टू द लेफ्ट है, और आप इस तरह से लाइन बनाते हैं। अब आपने एक अपना बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बनाया जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करेगी लाइन में कितने जने हैं और कौन कहाँ है। तो हमेशा एक बेसिक स्ट्रक्चर ये अरेंजमेंट टाइप वाले क्वेश्चंस में आप बना लो। सेकंड है रिलेशनशिप टाइप वाले। रिलेशनशिप टाइप वालों में आप ये करो कि जैसे जो मेल है उसके लिए प्लस आपने सिंबल एनोट कर दिया, जो फीमेल है उसके लिए माइनस का कर दिया। अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ है तो उनके बीच में इस टाइप के एरो आपने बना दिए। अगर वो ब्रदर एंड सिस्टर है तो आपने इस टाइप के बना दिए। उनको आप फिर लेयर्स में, अगर वो जनरेशन वाइज है तो ऊपर की जनरेशन को नीचे की जनरेशन से इस टाइप से आप कनेक्ट करो। तो ये आपके बेसिक कुछ आप अपने हिसाब से इन सिंबल्स को बना सकते हैं जो आपको मदद करेगी आप उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तीसरा जो सबसे मेन है, जो मैं आपको बता रहा था नंबर सीरीज टाइप के उसमें भी है, वो है ऑब्जर्वेशन। और ये सिर्फ आपका आएगा प्रैक्टिस से। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे। आप ऑब्जर्व का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल देखें तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर नंबर आपको दिए हुए हैं 1, 5, 15 इस टाइप से नंबर्स में अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो कभी प्लस माइनस का उनमें जो लॉजिक बन रहा होगा वो प्लस माइनस टाइप का नहीं बन रहा होगा, और ना ही वो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड टाइप का बन रहा होगा, क्योंकि वो एक नंबर यहाँ पे आपका 4 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, तो कुछ ना कुछ स्क्वायर या क्यूब टाइप से ही बन रहा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। जो नंबर सीरीज है वो सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन पे चलता है। मैं इसके बारे में एक वीडियो भी बना दूंगा, नंबर सीरीज में कितने टाइप के है, आपके कितने टाइप से मेजरली जो है वो आपके कितने टाइप से ये नंबर्स होता है, जिनमें आपके जैसे क्यूब वाला लॉजिक बनता है या स्क्वायर वाला लॉजिक बनता है, या किस में आपको देख के पता चलेगा कि इसमें प्लस वाला लॉजिक बन रहा है, किस में माइनस वाला बन रहा है, किस में इंटू 1+2 इंटू 1.5+2 इस टाइप का लॉजिक बन रहा है। तो ये आपकी चीज़ आएगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग के उतने आप उसमें पैटर्न्स को ऑब्जर्व करोगे। वो भले फिर किसी भी चीज़ में, वो आपके अरेंजमेंट टाइप वाले में भी हो। आप जैसे ही अरेंजमेंट टाइप में सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर सब फेस टुवर्ड्स द सेंटर करके बैठे हैं तो उसमें आप उस स्टार्टिंग का स्टेटमेंट देख के उसको फटाफट अनआउट कर पाओगे कि ये ए है, ये बी है, और बाकी फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे के स्टेटमेंट पढ़ के आप फिल करोगे। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पहले ये टाइम लगाओगे कि इसमें ए कहाँ हो सकता है या बी कहाँ हो सकता है। तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी। अब जो थिंग्स नॉट टू डू है उसमें एक जो मैंने पहले ही बताया वो है ये वीडियोस जिनमें आपको एक एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करवाता है। वो आपके किसी यूज़ के नहीं है, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा आप 1 घंटे का वीडियो देख रहे हो, उससे अच्छा उसमें 10 से लेके 20 रीजनिंग के नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करो। खुद से आप सॉल्व करोगे, खुद से दिमाग लगाओगे, उसमें आपको नई चीज़ें पता चलेगी, नई चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे। दूसरा है ऑब्सक्योर और रैंडम। बहुत से टेस्ट सीरीज वाले हैं या बहुत से आपके दोस्त भी होंगे जो ज्ञानी बनने के लिए आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे एकदम ऑब्सक्योर टाइप के कि 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर टाइप का अगर नंबर्स में डिफरेंस आ रहा है इस टाइप की आपको सीरीज भेज देंगे, या कोई बहुत ही टफ भेज देंगे, तो आप उनको अवॉइड करो। वह उस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं करना है। वो एक तो आपका मोटिवेशन डाउन करेंगे और दूसरा वो रियल एग्जाम में आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम का पूरा आपका मेन गोल है कि आपको कितने
फास्ट और कितने स्पीड से आप ये क्वेश्चंस कर पाते हैं। और आप इस टाइप के क्वेश्चंस में उलझे रहेंगे तो आपका स्पीड वाला जो फैक्टर है जिस पर आपको काम करना है उस पर आप कभी काम नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ लॉजिक ही ढूंढते रह जाओगे। और आप इस टाइप के लॉजिक जब देखते हो या इस टाइप के लॉजिक के जब क्वेश्चन करते हो तो होता यह है कि जिनमें बहुत इजी लॉजिक होता है आप उनमें भी टफ लॉजिक ढूंढने लग जाते हो कि नहीं इसमें तो कुछ ना कुछ टफ लग रहा होगा, और उस चक्कर में आपका जो इजी क्वेश्चन है वो भी नहीं हो पाता। तो ये जो दो मेन चीज़ें हैं, एक तो आपको वीडियोस नहीं देखने बिना मतलब के, और दूसरा ये ऑब्सक्योर या रैंडम क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। किसी टाइम में कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया होगा तो उसको लेके आप नहीं बैठ सकते कि नहीं मैं तो हर टाइप के क्वेश्चन करूंगा। आपको नंबर सीरीज में आप मेजरली ऑब्जर्व करोगे तो 30 to 35 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आता है। तो वो आपने एक बार देख ली कि एक प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, इंटू 2.5 टाइप के हो गए, स्क्वायर के हो गए, क्यूब के हो गए। तो ये इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं है। जो 99% क्वेश्चंस है वो आपके इन्हीं 30 फिक्स पैटर्न में से आता है, 30 to 35। इसके बाद आता है तीसरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश। अब इंग्लिश में एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले वो है कि ये लैंग्वेज है, इट इज नॉट अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। जो साइंटिफिक सब्जेक्ट होता है उसमें आप रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करते हो, उसमें रूल्स ही आपके सब कुछ है। अब मैथ्स में आपको मालूम है a+b² यदि a² + b² + 2ab है तो आप डिराइव कर सकते हो। अगर आपको a+b+c का स्क्वायर पूछ लिया तो आप a+b को आप x मान लीजिए प्लस c करके उसका स्क्वायर निकालिए और फिर x की जगह वापस a+b पुट करके उसको डिराइव करिए तो आपको जो a+b+c का स्क्वायर का फॉर्मूला है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसमें एक्सेप्शन है, और लैंग्वेज वाला जो भी सब्जेक्ट है वो किन्हीं रूल्स के बेसिस पे नहीं डेवलप हुआ होता है, वो डेवलप होता है उसमें चीज़ें चेंज होती रहती है। जो ग्रामर के रूल्स है वो जब इंग्लिश स्टार्ट हुई थी उस समय से लेके आज के टाइम तक जो विलियम शेक्सपियर जिस ग्रामर से इंग्लिश लिखता था अपने नॉवेल्स में वो ग्रामर आज तक नहीं चल रही है। उसके बाद ग्रामर चेंज हो गई, ग्रामर में नए रूल्स ऐड हो गए, ग्रामर के रूल्स चेंज होते हैं, इवन वोकेबलरी में भी वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। तो आपको इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ना है। और लैंग्वेज जब भी आप सीखते हो तो उसमें आप हर चीज में आप लॉजिक नहीं लगा सकते। कोई मान लीजिए कोई फॉरेनर है वो हिंदी सीख रहा है तो हिंदी में किसी को आप बुलाते हो तो आप उसको तू भी बुला सकते हो, आप उसको तुम बुला सकते हो, आप उसको आप बुला सकते हो। तो स्टार्टिंग में अगर कोई सीखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये तू बोल रहा है, तुम बोल रहा है, आप बोल रहा है, सब एक ही जने को क्यों बोल रहा है, इनमें क्या डिफरेंस है। लेकिन वो धीरे धीरे लोगों की बातें सुनेगा, लोगों को आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखेगा तो वो समझेगा कि जो आप है वो रेस्पेक्ट के लिए बोल रहा है, जो तू है वो फ्रैंकली अगर कोई दोस्त है तो वो आपस में तू बोल रहा है। तो ये वाली जो चीजें ये कोई रूल्स से नहीं चलती, ये लैंग्वेज डेवलप हो गई और अब हम उसको बाद में डायसेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये लैंग्वेज इस तरह से डेवलप हो चुकी है और अब इस लैंग्वेज में हम अब पढ़ते हैं कि हाँ इसमें ये एट प्रेजेंट चीजें हैं। तो आपको इसको इसी तरह से लेना है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। जैसे इंग्लिश में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है तो मोस्टली आपके आते हैं ग्रामर रूल्स वाले क्वेश्चंस आ गए, आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, आपके वोकेबलरी हो गई, पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक के आते हैं, पैरा जंबल के आते हैं। तो यही आपके 6 टाइप के मेन क्वेश्चंस है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके ग्रामर रूल्स के क्वेश्चंस है या एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं। अब ये इनमें मैं स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटूंगा, एक जो हिंदी मीडियम के हैं, एक जो इंग्लिश मीडियम के हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं ये बोलूंगा आप वीडियोस देख लो, आप कहीं से डिटेल में किसी बुक से इसको डिटेल में पढ़ लो। तो आप जब डिटेल में पढ़, क्योंकि आपका जो बेस है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना एक इंग्लिश मीडियम वाले का है, क्योंकि उसने बचपन से पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की है। तो आप जो वीडियोस देखोगे या किसी बुक से उसको डिटेल में पढ़ोगे तो आप एक एक स्टेप उस पर बढ़ते जाओगे और आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा और आप जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप उसको इजीली टैकल कर पाओगे। जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो भी ये कर सकता है, वो वीडियो देख सकता है या वीडियोस ना देखे तो उसको डिटेल में पढ़ सकता है। लेकिन अगर वो इतना नहीं कर पा रहा तो कम से कम इतना करे कि जो रूल्स है उनको एक बार वापस उनके गो थ्रू, कि नाउन के आपके क्या रूल्स है, प्रोनाउन के क्या रूल्स है,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आप देखोगे तो एक पेज में नोट्स बनता है कि प्रेजेंट टेंस में ये है, पास्ट टेंस में ये है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट टेंस वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट वो रूल्स से वापस गो थ्रू हो, आप सिर्फ उसको अपना जो नॉलेज है उस बेसिस पे आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ठीक है, आप 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्योंकि आपने इंग्लिश में पढ़ा है और 8 जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे। लेकिन जो 2 एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एक बार बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए, तो आप लगा पाओगे कि हाँ ये रूल्स मैंने पढ़ा था या ये रूल मैंने पढ़ा तो वो इसमें लगेगा। वो जो आप जो बोलते हैं कि हाँ मैं फ्लो में बोलता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि ये आंसर सही है या नहीं है, वो आपका इन 2 जगह वर्क नहीं करेगा। इन 2 जगह आपको रूल्स लगा के देखने ही पड़ेंगे। फिर हम देखते हैं जो वोकेबलरी और इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्वेश्चन है, ये कैसे करें। इनमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे प्रीवियस ईयर जो है वही आपकी मदद करेंगे। ठीक है, एक आपकी इन जनरल वोकेबलरी है कि आपको वर्ड्स का मतलब पता है, वो आपकी आएगी रीडिंग से। जो पहले से रीड करते हैं इंग्लिश में उनको बहुत से वर्ड्स है जिनका मतलब पहले से मालूम है, लेकिन एसएससी में जो आपके यूनिक वर्ड्स पूछे जाते हैं वो आप अगर पहली बार आप कोई एसएससी का पेपर लेके बैठेंगे प्रीवियस ईयर का तो आपको उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जो कॉमन नहीं है। लेकिन फिर एक बार आप देखोगे कि एक बुक आती है ब्लैक बुक, ये बुक आप खरीद लो या इस बुक की आपको पीडीएफ मिले तो वो कर लो। इसमें हर चीज के, ये मेनली आपकी बुक वोकेबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में ही है। तो इस बुक में क्या है कि वोकेबलरी है तो एंटोनिम है, तो एंटोनिम के जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है वो दे रखा है, जो 20 बार एसएससी में पूछा गया है, फिर जो 19 बार पूछा गया है, इस टाइप से अरेंज किए हुए हैं। तो आप इनका एटलीस्ट जो टॉप 200 या टॉप 300 वर्ड्स है वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए, वो आपको रटे हुए होने चाहिए। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देख लो, कोई भी वही वर्ड रिपीट हो के वापस आते हैं, वही वर्ड आता है। तो आपको ये ब्लैक बुक से वोकेबलरी का हो गया, इडियम्स का हो गया, फ्रेजेस का हो गया, इडियम्स का हो गया, फ्रेजेस का हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब आपको ब्लैक बुक के जो टॉप 200 या टॉप 300 मोस्ट रिपीटेड है ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए। अब बाय हार्ट कैसे करना है उसका भी मैं बताता हूँ। उससे पहले हमें देख लेते हैं कि जो पैसेज है वो और जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये दोनों चीजें आपकी कैसे सॉल्व होगी। ये दोनों चीजें आपकी, ये दो क्या आप इसमें पैराजम्बल्स भी देख लो, तो ये आपकी सॉल्व होगी सिर्फ रीडिंग से। आप जितना रीड करोगे, जितना आप उस लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होगे, जितना आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, उतना ही आप एग्जाम में पैसेज को समझोगे। आप फिल इन द ब्लैंक्स में उसको पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि बिना ऑप्शन देखे कि इस जगह पे ये वर्ड आना चाहिए, इस जगह पे ए आना चाहिए या एन आना चाहिए या कोई और वर्ड आना चाहिए, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। आपको उसमें रूल्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 3 टॉपिक है आपके इंग्लिश के, ये आपके सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस से इम्प्रूव होंगे। इसमें आप कोई रूल्स या कोई वीडियो देखने बैठोगे, वही जो मैंने रीजनिंग में बताया था कि ये अननेसेसरी है इनके वीडियोस देखना। तो आप इन टॉपिक्स में आप जितना हो सके आप पढ़ो, और आप पढ़ोगे तो आपकी लैंग्वेज की एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और जब वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आया तो बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप वो लाइन को एक उसका ब्लरी मतलब धुंधला धुंधला मीनिंग आप बिना उस वर्ड के भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब आपको उस लाइन का एक वो मतलब पता चल गया तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है जो ये मीनिंग को जस्टिफाई कर रहा है, और आप उसको लगा सकते हो। तो ये इन तीनों चीजों के लिए आपको रीडिंग करना कंपलसरी है। अब जो हम प्रैक्टिस का देखें तो वो कहाँ से होगी प्रैक्टिस, मैंने पहले ही बताया इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। तो आप आर्टिकल पढ़ो, आप मूवीज देखो, और जो सबसे मेन जो चीज मैं बोलता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो है कि आप लेक्चर्स अगर देख रहे हो किसी और सब्जेक्ट के भी, तो आप प्रिफर करोगे आप उसको इंग्लिश में देखो। आप वहां बोलते हो कि हमको हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, फिर आप बोलते हो कि हमारी इंग्लिश वीक है। तो आप जो लेक्चर्स है उनको इंग्लिश में देखो, अनटिल एंड अनलेस कि वो बहुत ही ज्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल लेक्चर नहीं है कि आपको समझना जरूरी है, कि आप समझ नहीं पाओगे तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो आप ठीक है, उसको आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें देखो, लेकिन जो इन जनरल वीडियोज है उनको इंग्लिश में देखने का ट्राई करो।
इंग्लिश में देखने से होगा कि आपकी लैंग्वेज के साथ फैमिलियरिटी बढ़ेगी, आपको नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, आपको नए वर्ड्स का मतलब पता चलेगा। बाकी आप आर्टिकल हो गए, मूवी हो गया, कोई यूट्यूब वीडियोस भी हो गए, उनको इंग्लिश में आप कुल मिला के कॉन्टेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, तो उससे इंग्लिश में आपकी पकड़ बनेगी और ये जो पैसेज हो गए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा हो गया मॉक्स। इंग्लिश में मॉक्स आपके इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा, बट आपको मॉक्स तो देने ही है, क्योंकि इंग्लिश में स्पीड का खेल नहीं है। इंग्लिश में हर कोई टाइम पे क्वेश्चन कर लेता है और इवन आपके टाइम बच ही जाता है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो एक अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों का स्पीड का इसमें इश्यू नहीं आता। इसमें आपका इश्यू आएगा सिर्फ स्किल का, और स्किल का इश्यू दूर करने के लिए ठीक है आप मॉक्स दीजिए। मॉक्स से आपको ये पता चलेगा, आपको नए ग्रामर के नए आपको रूल्स मालूम चलेंगे कि क्या नए रूल्स है, क्या पिछले साल में क्या पूछा गया था, या किस टाइप के रूल्स सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। जैसे आप ग्रामर के देखोगे तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे कि टॉप 100 रूल्स है, टॉप 200 रूल्स, जो ऐसे रूल्स है जो मोस्टली कंपटीशन एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इनमें जैसे कुछ आर्टिकल के रिलेटेड रूल्स हो गए या कुछ एक दो एक्सेप्शन वाले रूल्स होते हैं, तो आप उन चीज़ों को आराम आराम से ब्रशअप कर सकते हो। फिर तीसरा है रिवीजन। रिवीजन आपका सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में। और इंग्लिश में जैसे वोकेबलरी हो गई, तो या आपके इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, तो जो मैंने बताया आपको, जो 200 से 300 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। तो इसका एक तरीका होता है फ्लैश कार्ड्स। आप फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें फ्लैश कार्ड ऐप्स आता है। बाकी तो पता नहीं, एंड्रॉयड में एक एंकी ड्राइड करके ऐप आता है, उसमें आप इन वर्ड्स का के फ्लैश कार्ड क्रिएट करो। इनके फ्लैश कार्ड क्रिएट करने का मतलब ये है कि उसमें आपको एक फ्रंट पेज होता है, एक बैक पेज होता है। तो फ्रंट पेज पे आप उसका वर्ड लिखो, बैक पेज पे आप मीनिंग लिखोगे। तो जब आप, और इसको रोज सुबह 20 से 30 वर्ड्स या 20 से 30 इडियम्स उनको रोज रिवाइज करो। इसमें आप करोगे, आपके सामने वर्ड आएगा, आपको मीनिंग पता है, तो आपको नीचे 4 ऑप्शन मिलता है कि हाँ, आई नो, आई डोंट नो, या इट टुक मी टाइम, इस टाइप से। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप नीचे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, ये वापस आपके एक दिन में रिपीट होगा। अगर आपको आज वर्ड नहीं आया तो ये वापस वर्ड आपका कल रिपीट होगा। अगर आपको आज आ गया तो ये आपके 5 दिन बाद रिपीट होगा। ये आपके रिवीजन को बेटर बनाने के लिए। तो आप जितने भी एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, फ्रेजेज हो गए, इडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इन सब के एटलीस्ट 200, और मैं तो बोलूँगा 300। तो इन सब के 300 के एक दिन आप एंटोनिम के लेके बैठो, उसके सारे फ्लैश कार्ड्स बना दो। एक दिन आप सिनोनिम के लेके बैठो, उसके फ्लैश कार्ड बनाओ। एक दिन इसके, एक दिन ऐसा करके ये 5 से 7 दिन आपका प्रोसेस है, और आप इन सब के फ्लैश कार्ड बना दो। एक बार आपने फ्लैश कार्ड बना दिया तो आपका ये जो पूरा वोकेबलरी वाला पोर्शन है, ये आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको इससे ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जनरल इंग्लिश का स्ट्रेटेजी हो गई। अब है जीके और जीएस। जीके और जीएस इज द एलिफेंट इन द रूम। और इसमें आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसमें आप बिना टाइम स्पेंड किए, मैथ्स हो सकता है आप 2 महीने में कंप्लीट कर लो, लेकिन जीके आप 2 महीने में नहीं कर पाओगे। मैथ्स में आपको 2 महीने पढ़ के, अगर 50 नंबर का पेपर है तो उसमें से आप 40 नंबर आराम से ले आओगे। लेकिन जीके आपने 2 महीने पढ़ी तो आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि मैं 50 में से 20 भी ला पाऊंगा। तो जीके जीएस का जो पोर्शन है, इसमें आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और इवन टाइम स्पेंड करने के बाद भी आपका जो रिजल्ट है वो फिक्स नहीं है कि मैं इतना लाऊंगा या इतना नहीं लाऊंगा। तो सबसे पहले तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं बेसिक कि क्या क्या आता है। इसमें एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल। सिलेबस जो है वो डिफाइंड नहीं है। इवन यूपीएससी का सिलेबस एसएससी से ज़्यादा कम है और एसएससी से वेल डिफाइंड है। लेकिन इसमें हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर से लेके मॉडर्न हिस्ट्री से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक और वर्ल्ड हिस्ट्री, सब चीज़ें आपकी आ जाती है। पॉलिटी है तो आपकी कंप्लीट पॉलिटी है। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है।
और फिर आपके करंट, उसके बाद फिर एक आपका स्टैटिक जीके जिसमें आपके नदियाँ, पहाड़, झील, झरने सब है। और फिर है करंट। करंट में आपके स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स। तो ये बहुत 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 ज़्यादा वास्ट सिलेबस है जीके का, जिसको कवर करना, पूरा कवर करना तो इम्पॉसिबल है। बस आप ये ट्राई कर सकते हो कि आप इसमें से कितना मैक्सिमम कवर कर पा रहे हो, और जो आप कवर कर रहे हो वो आपने कितना अच्छे से समझा है, और उससे कितना अच्छे से समझा और कितना अच्छे से उसको रिटेन किया कि वो आपके दिमाग में बैठ गया, और उस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाते हो। अब इसमें सोर्सेज की बात करें तो इसमें कोई वेल डिफाइंड सोर्स नहीं है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप ये पढ़ लो, आप वो पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक जो सबसे मोस्ट कॉमन बुक है वो है ल्यूसेंट, जो हर कोई फॉलो करता है। आप इसको फॉलो कर भी सकते हो, आप कहीं दूसरे और जगह से पढ़ रहे हो तो आप इसको नहीं भी फॉलो करो, या आप इसको बेस बना के चल सकते हो अपना, कि ये बुक मेरा बेस है और मेरे को ये पढ़नी है, इसके बाद जो मैं एडिशनल चीज़ें हैं वो पढ़ता रहूँगा। और दूसरा है करंट। तो करंट में आप वीडियोस मत देखो, वीडियोस देखने का कोई यूज़ नहीं है। आप डेली उठते हो, डेली वीडियो देखते हो, डेली 1 घंटे का वीडियो है, इसका कोई यूज़ नहीं है। आपको वीडियो देखना भी है तो या तो आप उसका वीकली कोई अगर वीडियो आता है, या मंथली वीडियो आता है, मंथली मैराथन आती है, या वीकली वीडियोस आता है, तो आप वो देख सकते हो। और कोई एक मैगजीन या कोई नोट्स या कोई 2 मैगजीन, आप उतना कर सकते हो। क्योंकि इसमें आप देखोगे तो जैसे हम सीजीएल में देखें तो सीजीएल मेंस में 25 क्वेश्चंस आते हैं जीके और जीएस के। जो आपके 25 क्वेश्चंस है उसमें से मुश्किल से 4 से 5 आपके करंट के होते हैं। अभी 4 से 5 में भी आपके पिछले 2-3 साल से तो ये ट्रेंड चल रहा है कि वो 2 साल पुराने हैं, 3 साल पुराने भी करंट को भी वो करंट बोल रहा है। दूसरा ये है कि आपके बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, हेरिटेज साइट्स हो गई, ये हो गया, XYZ, बहुत सी चीज़ें आपके इसमें है। तो इसका जो आपका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो आप बेसिक आपके करंट अफेयर्स होने चाहिए कि हाँ कोई बेसिक क्वेश्चन आ गया है जो हर किसी को मालूम है, वो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन कोई अलग ही ऑब्सक्योर क्वेश्चन आया, वो ठीक है किसी को मालूम होगा, लेकिन वो हर किसी को मालूम नहीं है, तो वो आपका कंपटीशन में इतना मैटर नहीं करेगा। तो आप एटलीस्ट इसमें कोई एक मंथली मैगजीन लो, और वो मंथली मैगजीन आप पढ़ लो, और उसमें से आप जितना रिटेन कर पाते हो उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करो, उतना करंट के लिए बहुत है। अब जो आइडियल वे है प्रिपेयर करने का जीके जीएस, वो है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये है कि गेट अ हॉलिस्टिक नॉलेज। कि जैसे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो आप हिस्ट्री को का एक हॉलिस्टिक नॉलेज लो। आप हिस्ट्री में सीधा ल्यूसेंट उठा के हर एक फैक्ट याद करने मत बैठो। आप उसको समझो कि हिस्ट्री जो हुई थी वो किस टाइप से हुई थी, क्यों हुई थी। ठीक है, वो मान लिया एक बार को टाइम कंज्यूमिंग है, बट जब आप हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक नॉलेज ले रहे हो तो आप उसके भले नोट्स मत बनाओ, आप उसको बस एक समझने का एक अपने दिमाग में एक ढांचा प्रिपेयर करो कि हाँ जो इंडिया की हिस्ट्री है वो इस तरह से हुई थी, इंडस वैली आई थी, उसके बाद बहुत से राजा आए, संगम एज आई, साउथ में चोलाज आए, राष्ट्रकूटाज आए, नॉर्थ में जो आपके अलग अलग डायनेस्टीज थी वो आई, उसके बाद आपके मुगल्स आए, स्लेव आए, खिलजी है। तो ये डायनेस्टीज किस ऑर्डर में आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, और इंडिया का जो पूरा एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो किस टाइप से हुआ। तो यहाँ मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जब आप ये पढ़ रहे हो तो आप हर एक का ईयर याद करने बैठोगे, ये 1810 में यही हुआ था और 1705 में ये हुआ था। आपको बस एक ऑर्डर और एक अपने माइंड में स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है कि ये एक स्ट्रक्चर है कि आज हम जिस स्टेज में हैं वो इस वजह से हैं, या ये प्रोसेस पास्ट में हुए थे जिस वजह से आज हम इस स्टेज में हैं। यही सिमिलर आप पॉलिटी के लिए देखो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों लिखा, वो किस टाइप से लिखा गया था, कौन उसमें मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेन चाहता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक कैसी सोसाइटी चाहता है,
तो ये जो हॉलिस्टिक नॉलेज आपका किसी भी सब्जेक्ट को लेके है ना, ये आपकी ये मदद करेगा कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शन है, तो आप उसमें गैस करने के काबिल रहते हो, जिसको कि इनमें से क्या इसका आंसर हो सकता है। भले आपको उस क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको उन ऑप्शंस के बारे में नॉलेज नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है कि हाँ ये क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप एक जो गैस करने के पोजीशन में रहते हो कि आप कैसे उसको गैस किया जाए या कैसे उन 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर लगाया जाए। तो उस जगह आपका ये हॉलिस्टिक नॉलेज मैटर करता है। जो दूसरी चीज़ है उसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे: इंपॉर्टेंस, एफर्ट और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंपॉर्टेंस ये है कि किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे आप हिस्ट्री के देखोगे तो हर साल कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के आपके 2-3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस है जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गई, इसमें आपके 5 से 6 से 7 के अराउंड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। दूसरा आप देखो कि उसमें आपको कितना एफर्ट लग रहा है। अब यहाँ आप देखोगे तो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में अराउंड 2-3 क्वेश्चन हर ईयर आ रहा है, लेकिन हिस्ट्री आप जब पढ़ने जाओगे तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आप इतनी पूरी चीज़ें पढ़ोगे, इनमें वापस आप डेट्स याद करोगे, इवेंट्स याद करोगे, पर्सनैलिटीज़ याद करोगे, तब आप जाके कहीं वो 2 से 3 क्वेश्चन सिक्योर कर पाओगे। लेकिन पॉलिटी में हो सकता है आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। आप ऑब्जर्व करोगे तो हर साल एक क्वेश्चन आर्टिकल से आता है, तो आपने एक बार आर्टिकल से याद कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन सिक्योर हो गया। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब जैसे इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स समझना बहुत ईजी है। आप एक बार इकोनॉमिक्स समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, बस आपको एक बार समझ आनी चाहिए। तो वो समझ आने में आपको एक बार का एफर्ट पुट करना है, लेकिन आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो सिक्योर हो गए कि हाँ इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन मैं कर लूँगा। फिर आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इन दोनों चीज़ों को मिला के है कि आप एफर्ट कितना पुट कर रहे हो, और आपको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, और वापस आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। जैसे इकोनॉमिक्स में आपने एफर्ट कम पुट किया, आपने 3 से 4 दिन इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ ली, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो आपका सिक्योर हो गया कि हाँ आपने 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे एग्जाम में और वो 2 क्वेश्चन के आपके मार्क्स आ जाएंगे। वहीं आप करंट है, उसमें आप रोज पढ़ते जाओ, रोज नया करंट आ रहा है, रोज अवार्ड्स मिल रहे हैं किसी को, रोज कोई ना कोई स्पोर्ट हो रहा है, रोज कोई बुक लिख रहा है, कोई उसका ऑथर है, लेकिन उसमें जब क्वेश्चन आएंगे 4 से 5, उनमें से बुक एंड ऑथर्स आपने सारे साल याद किए और हो सकता है कोई क्वेश्चन ही नहीं आए। आपने हर स्पोर्ट्स फॉलो किया और हर स्पोर्ट्स में देखा कि कौन किस में क्या जीता है, और स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, तो यहाँ आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पुअर है। तो यहाँ आपको एफर्ट कम पुट करना है कि जो बेयर मिनिमम है वो आपको मालूम होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास टाइम है तो आप जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो नोट्स है जीके जीएस के वो कैसे बनाने चाहिए। तो जो नोट्स है आपको स्मॉल बनाने चाहिए। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ईयर आपने लिख लिया, इसमें कोई इवेंट है 1800 समथिंग का कोई ईयर है, इसमें इवेंट है, वो आपने नोट डाउन कर लिया। इससे रिलेटेड कोई पर्सनालिटी है वो आपने नोट डाउन कर ली, बस इतना। आप लॉन्ग नोट्स मत बनाओ कि ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो इसमें ये लोग थे और ये इस जगह थे, बस आप उसका ईयर याद करो कि इसका ये ईयर था, इसमें ये इसको लीड कर रहा था, और बस उसको ख़त्म करो। इसमें इतने लोग थे और इतने किलोमीटर की मार्च हुई थी और यहाँ से यहाँ पे गए थे और ये किया था, वो सब चीज़ आप उस चीज़ के नोट्स मत बनाओ। वो आपने जब पढ़ा तब ठीक है, आपने जब एक हॉलिस्टिकली आप पढ़ रहे हो उस समय आपने देख लिया, उसको समझ लिया, लेकिन नोट्स आप हमेशा अपने शॉर्ट बनाओ, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं के नोट्स बनाओ जिनको आप बार बार रिवाइज करो, और आपके नोट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही करके आओ। और सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। जो आपने नोट्स बनाए उसको आप बार बार रिवाइज करो। आप भले 10 टॉपिक में से 2 टॉपिक ही पढ़ो हिस्ट्री के, लेकिन जो आपने पढ़े और जो उनके नोट्स आपने बनाए इंपॉर्टेंट चीज़ों के, वो आपको बार बार रिपीट करना है। जो नोट्स आपने बनाए इसमें आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके PYQ।
पीवाईक्यू आप सॉल्व करो हर टॉपिक के, जो पीवाईक्यू है उनको नोट्स में ऐड करो और उनको बार बार रिवाइज करो। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनमें वो देख लेता है। एक है पीवाईक्यू रिपीटेशन। जो एसएससी के एग्जाम्स है उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होता है। इन जनरल कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि हर साल 100 नए क्वेश्चन बनाना एक बहुत टफ चीज है। ठीक है, उनमें वैल्यूज चेंज हो जाएगी, उसमें कुछ डेटा इधर उधर हो जाएगा, बट जो बेसिक उसका ढांचा है वो सेम रहेगा। करीब 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे। तो आप जितने भी एटलीस्ट जो पिछले 5 साल के पेपर है एसएससी के केस में देखो तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, कोई भी एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट करवा रहा है उसके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आप अच्छे से उनको कर लो, उनको सॉल्व करो, मैथ्स के क्वेश्चन से सॉल्व करो, जीके के क्वेश्चन से उनको नोट डाउन करो, उनको याद करो, क्योंकि बहुत मेजर चांस है कि उनमें से आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे। और वो क्वेश्चन अगर आपने पीवाईक्यू में नहीं देखा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ था, लेकिन वही जो पीवाईक्यू करके गया है उसके लिए वो क्वेश्चन बहुत इजी है कि अरे ये तो पिछले साल आया था वापस आ गया। तीसरी जो नेक्स्ट चीज है वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग, इन 2 सब्जेक्ट में आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही आप अटेम्प्ट करोगे। आप इनमें तुक्के नहीं मार सकते, और इनमें आप तुक्के मारोगे तो 99% आपके गलत होंगे। इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करने के काबिल हो गए या आपने 4 ऑप्शन है उनमें से 2 को एलिमिनेट कर दिया तो आप फिर इसमें गैस कर सकते हो, इनमें आप तुक्का मार सकते हो कि हाँ ये हो सकता है या वो हो सकता है। और जो जीके है तो जीके में आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। जीके में अगर आप श्योरिटी के बेसिस पे जाओगे तो मुश्किल से आपके 25 में से 10 क्वेश्चन होंगे जो आप जिनके बारे में आप कंप्लीटली श्योर हो गए, और वो 10 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगे। आपको इसमें तुक्के बोल लो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि कोई उसको तुक्के बोलता है, कोई उसको इंटेलिजेंट गैसिंग बोलता है, कोई उसमें फलाना ट्रिक है, ढिमकाना ट्रिक है, लेकिन जो ये मेन चीज है वो है आपका कॉमन सेंस और पेरिफेरल नॉलेज। एक तो आपका कॉमन सेंस जो आपने ओवर द इयर्स डेवलप किया, और दूसरी आपकी पेरिफेरल नॉलेज जो आपको चलते फिरते कहीं से भी मिलती है, या आप किसी से बात करते हो तो आपको वहां से पता चलता है, आपने कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ लिया तो आपको उससे पता चल गया, तो वो आपकी पेरिफेरल नॉलेज भी ओवर द इयर्स ही डेवलप हुई है, जो बहुत बेसिक हो सकती है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से हैं, आप बिहार से हैं, बिहार में लिट्टी चोखा मिलता है, वो आपका पेरिफेरल नॉलेज में है, लेकिन वही कोई उसको मालूम है कि हाँ लिट्टी कैसे बनती है या कोई पर्टिकुलर चीज कैसे बनती है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, वही कोई तमिलनाडु का है तो उसको साउथ इंडियन डिशेज के बारे में मालूम है। तो इन दोनों का पेरिफेरल नॉलेज बिल्कुल अलग है। तो अगर क्वेश्चन इस जगह से आया तो ये उसको अटेम्प्ट करेगा, और क्वेश्चन इस जगह से आया तो ये अटेम्प्ट करेगा। ये खाने का बस एक एग्जाम्पल है। तो जो मेन चीज है वो है कि आपने जो इतने सालों में चीज डेवलप की है, आप जब हॉलिस्टिकली पढ़ोगे तो आपको चीजें मालूम चलेगी। आपको एक जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको इवेंट्स का एक सीक्वेंस मालूम चल गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन आ गया गांधी पे, तो उसमें आपको से ईयर पूछा। अब ईयर में दे रखा है कि आपकी 1897 एक ईयर है, तो आपको ये मालूम चल गया कि गांधी 1897 में इंडिया आया ही नहीं था। और जब वो 1897 में इंडिया नहीं आया, आपसे मान लिया 1885 में जब कांग्रेस फॉर्म हुई तो गांधी उसका पार्ट था क्या, तो आपको मालूम है 1885 में गांधी इंडिया आया नहीं है तो उसका पार्ट नहीं हो सकता, तो आपने वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो इस चीज को आप कुछ भी बोल लो, तुक्के है या जो भी एक्स वाई जेड आपको इसको बोलना चाहे, लेकिन ये आपको अटेम्प्ट आपके बढ़ाने पड़ेंगे जीके में। मेन चीज ये है, आप सिर्फ इस बेसिस पे नहीं रह सकते कि मेरे को 10 क्वेश्चन आता है तो मैं उतने ही करूंगा। आपको जो बाकी 15 क्वेश्चन है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी।
वो ब्रेनस्टॉर्मिंग भले फिर किसी भी तरह से हो, वो आप क्वेश्चन के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आप उसके ऑप्शन पर्टिकुलर हर ऑप्शन को पकड़ के उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि ये इसका आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन आपको ये करनी पड़ेगी, और जो बचे हुए 15 है उनमें से आपको एटलीस्ट 7 से 8 और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ 10 अटेम्प्ट करके आए श्योरिटी के बेसिस पे, तो आप वही एज पे रह जाएंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा उसी चीज़ में। तो ये, और जो लास्ट चीज़ है वो है कि मॉक्स मॉक्स मॉक्स। एक बार आपका सिलेबस हो जाए, आपका सिलेबस 50% भी हो गया, आप मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। इवन जो सेक्शनल मॉक्स है वो आप स्टार्टिंग से देना स्टार्ट कर दो। आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा, आप अलजेब्रा के मॉक्स दे दो। आप जीके के मॉक्स स्टार्टिंग से दो, क्योंकि जीके ऐसी चीज़ है जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि हाँ इस सीक्वेंस में ही ये डेवलप होगी। वो आप जितना इसमें टाइम स्पेंड करोगे वो उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। तो आप स्टार्टिंग से मॉक दे रहे हो, आपको ठीक है नहीं मालूम, आपने PYQ के मॉक्स दिए, आपने उसको नोट कर लिया अपने नोट्स में, आपके पास कम से कम एक नोट्स तो आपके रेडी हो रहे हैं, आप जब स्टार्टिंग से मॉक दे रहे हो, और वो आप उनको बार बार रिवाइज करोगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत की चीज़ है, वो आपने स्टार्टिंग से करना शुरू कर दिया। तो मॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मॉक्स एक बार 50% सिलेबस हो जाए, उसके बाद हर 2 दिन में आप प्री का मॉक दो, और वीकली एक मेंस का मॉक दो। और जैसे जैसे आपका सिलेबस और ज़्यादा कंप्लीट हो रहा है, आप मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। इवन एक टाइम के बाद आप प्री का डेली एक मॉक देना स्टार्ट कर दो। 1 घंटे का मॉक है, कुछ नहीं लगता, सुबह उठ के एक मॉक दे दो। पहला तो आपने इसमें जो आपको बेनिफिट है वो है कि आपने उठते ही 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और दूसरा ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तीसरा, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो आपको पता चल रहा है। स्टार्टिंग में मैं नहीं बोलूँगा आप रोज एक मॉक दो, लेकिन एक बार आपका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट कर दो। ओके, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।